कॉलेज तक मुझे भी ऐसा ही लगता था। एटॉमिक बॉम्ब से निकलने वाली एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स से आती है। लेकिन एक्चुअली में वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। कैसे? इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और ये हम सब जानते हैं, सेम चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हर प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को जोर से रिपेल कर रहा होगा। ऐसे में क्वेश्चन आता है, अगर सिर्फ यही फोर्स न्यूक्लियस में रहता तो न्यूक्लियस कभी बन ही नहीं पाता। लेकिन यहीं पर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यह फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट यह फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज अराउंड फर्मीमीटर रेंज में ही लगता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम यह प्लॉट देख सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस प्लॉट में दो रीजन्स हैं, एक एक्स एक्सिस से ऊपर जो कि रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा एक्स एक्सिस से नीचे जो कि अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्कूल्स और कॉलेज में हम यूजुअली स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जो कि गलत है। न्यूक्लियर फोर्स में अट्रैक्टिव एंड रिपल्सन दोनों नेचर होते हैं। यह डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। जैसे इस प्लॉट में भी जब डिस्टेंस अराउंड 0.5 फर्मीमीटर और 0.7 फर्मीमीटर से कम हो जाती है तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच रिपल्सन लगता है। और यह बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता तो सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मर्ज हो जाते और एक बड़ा एटम बना लेते। खैर, हम आगे इस वीडियो में रिपल्सन वाले पार्ट को हटा देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, एक्स एक्सिस से नीचे, जो कि अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है। जब डिस्टेंस अराउंड 0.7 फर्मीमीटर से 2.5 फर्मीमीटर के बीच होती है तब न्यूक्लियर फोर्स सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है। यहाँ तक हमने दो फोर्सेस को समझ लिया है, कोलम्बिक रिपल्सन जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच काम करता है, और दूसरा न्यूक्लियर फोर्स जो कि सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है। अब सोचिए, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, अगर मैं इन दोनों चार्जेस को ज़बरदस्ती बहुत पास ले आता हूँ तो मुझे कोलम्बिक रिपल्सन के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। अब जो भी मैं काम करता हूँ वह एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस को छोड़ दूँ तो क्या होगा? जैसे ही मैं इन्हें छोड़ूंगा, दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिकल रिपल्सन की वजह से तेज़ी से एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। यानी जो एनर्जी मैंने पहले स्टोर की थी वही एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी बनकर बाहर निकल रही है। बिल्कुल यही चीज़ न्यूक्लियस में भी होती है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में बंद हो जाते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा कोलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी पहले से स्टोर होती है, और यह इलेक्ट्रिक फोर्स हर प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से दूर भेजना चाहती है। लेकिन न्यूक्लियस टूटता नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एटॉमिक लेवल पर कोलम्बिक फोर्स से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। अब वापस चलते हैं उसी ग्राफ पर और इसे अच्छे से समझते हैं। देखो, कोलम्बिक फोर्स प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, लेकिन जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो यह एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम कंपैरिजन के लिए सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन को इग्नोर करके कोलम्बिक फोर्स को भी ग्राफ में नीचे की तरफ प्लॉट कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन क्लियर रहे। अब इस ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। जब सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत तेज़ी से छोटी डिस्टेंस के अंदर होते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन्हें बहुत टाइटली बाइंड करके रखता है। लेकिन जैसे जैसे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट बहुत तेज़ गिर जाता है, क्योंकि यह फोर्स सिर्फ शॉर्ट रेंज में काम करता है, जबकि कोलम्बिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है जो कि लार्ज डिस्टेंस पर भी इफेक्टिवली रहता है। इसलिए एक क्रिटिकल डिस्टेंस के बाद कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स डोमिनेट हो जाता है, और जैसे ही यह डोमिनेंस आता है न्यूक्लियस दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है और स्टोर्ड कोलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर रिलीज हो जाती है। एटॉमिक बॉम्ब में भी बिल्कुल यही मैकेनिज्म काम करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूरेनियम 235 को देखें तो उसमें 92 प्रोटॉन्स होते हैं, उनके बीच कोलम्बिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है।
इस न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और कोलम्बिक फोर्स का बैलेंस बहुत ही डेलिकेट होता है। जैसे ही हम यूरेनियम न्यूक्लियस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, जैसे एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवा देते हैं, यह बैलेंस एक क्रिटिकल लिमिट को क्रॉस कर देता है। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव नहीं रह पाता है और कोलम्बिक रिपल्सन अचानक से डोमिनेट कर जाता है। न्यूक्लियस तुरंत ही दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और उनके बीच की कोलम्बिक रिपल्सन उन्हें बहुत तेज़ी से दूर भगा देती है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इससे कंक्लूजन बहुत क्लियर हो जाता है। एटॉमिक बॉम्ब में जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम आमतौर पर न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, वो असल में मेजरली कोलम्बिक एनर्जी होती है जो पहले से न्यूक्लियस के अंदर स्टोर थी। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी सही है कि टोटल एनर्जी का एक छोटा हिस्सा मास डिफेक्ट और बीटा गामा डिकेज से भी आता है, लेकिन डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन कोलम्बिक इलेक्ट्रिकल रिपल्सन से आता है। मुझे उम्मीद है अब ये कंसेप्ट आपको सिर्फ याद नहीं हुआ होगा बल्कि समझ में भी आया होगा। अगर इस एक्सप्लेनेशन में आप कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगला वीडियो आप किस फिजिक्स टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।